जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही जोरदार सेशन होने वाला है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और भी ताकि जो है इसको लोग देखें और अगर उनकी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको पूछे। तो आइए हम लोग सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली सल्तनत काल, पीटी का जो अगला टॉपिक है आपका दिल्ली सल्तनत काल। इससे पहले वाले में हमने राजपूत काल तक पढ़ा दिया है और जो टेस्ट होगा वो टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर डेली हो ही रहा है। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस देव सर। जीएस देव सर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पर प्रतिदिन रात 9 बजे अपने टेस्ट अपने आप को जांचें, टॉपिक पढ़ें और उस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से 2-3 बार पढ़ें और अच्छे से उस पर टेस्ट दें और आप देखें कि उसमें आपका कौन सा सवाल गलत हो रहा है। और अगर आपके और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको तुरंत उसकी रिप्लाई मिल जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत काल की अगर बात करें तो इसका जो समय माना जाता है वो 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका टोटल समय माना जाता है। इस 350 वर्षों के दौरान, इस 350 वर्षों के दौरान जो है इसमें कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत किस आधार से हुई है। तो थोड़ा सा मैप के आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे। मैप में जो है देखिए, ये हम बना देते हैं अफ्रीका महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप, फारस की खाड़ी, और ये है इंडिया, भारत, ये है इंडिया, ये इंडिया है। और अपना जो है इस तरफ जो है ये पाकिस्तान हो गया और उसको थोड़ा सा ये देखिए, है ना, ऐसे, और ये आपका पाकिस्तान हो गया। और इधर आप देख रहे हैं ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये फारस की खाड़ी है, इधर आपका यूरोप महाद्वीप है और इधर आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका, और ये काला सागर है, ये काकेशस पर्वत है, कैस्पियन सागर है और ये यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, ये सब एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करते हैं। अब देखिए इसी बीच में यहीं क्या हुआ, यहीं पर इस्लाम धर्म का उदय होता है। इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम धर्म का उदय होता है। इस्लाम धर्म का उदय होता है 7वीं सदी के प्रारंभ में, मतलब कि 610 ईस्वी में जब हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी से वहीं से ही इस्लाम की शुरुआत हो गई। तो हमारे भारत इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ तो इसके मोहम्मद साहब थे, पैगंबर मोहम्मद साहब हमारे जो थे वो मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब की अगर बात करें तो इसके जो है यही आचार्य थे, यही मुखिया थे। उसके बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके खलीफा चारों, खलीफा का मतलब जो इनके प्रतिनिधित्व थे उन्हीं को क्या कहा गया, खलीफा कहा गया। तो ये खलीफा चारों दिशाओं में ये इनका धीरे धीरे करके विस्तार हो गया। अभी इनका भारत में विस्तार नहीं हुआ है इन्हीं क्षेत्रों में। उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका अरब वाला क्षेत्र है। तो ये जो अरब का क्षेत्र है, तो अरब व्यापारी ये मांसाहारी वाले क्षेत्र थे। देखिए इन लोगों को शौक नहीं लगी है मांस खाना, यहाँ मजबूरी है क्योंकि यहाँ खेती वगैरह होती नहीं है तो मजबूरी है इन लोगों को। तो ये लोग भारत से मसालों की खेती करते थे, सॉरी व्यापार करते थे। यहाँ दक्षिण भारत में मसालों की खेती होती है, तो दक्षिण भारत में ये लोग मसालों का व्यापार करते थे। एक बार क्या हुआ कि यहीं पर है सिंध का देवल बंदरगाह, देवल बंदरगाह। तो देवल बंदरगाह पर अरब की जहाज़ों को भारतीय समुद्री द्वारा क्या किया गया, लूट लिया गया। उस समय यहाँ का खलीफा अल हज्जाज था। अल हज्जाज ने दाहिर से कहा, उस समय यहाँ का शासक भारत का अर्थात सिंध का शासक दाहिर था। तो उस समय अल हज्जाज ने कहा दाहिर से कि आपके क्षेत्र में हमारा नुकसान हुआ है और इसकी जिम्मेदारी आप है। दाहिर ने कहा हमसे कोनो मतलब नहीं है, ये सबसे हमसे कोनो मतलब नहीं है। अब ये जो था अल हज्जाज यहाँ का खलीफा था और इसका एक भतीजा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम को इसने 712 ईस्वी में इसके ऊपर आक्रमण करवा के और इसका सर्वर डाउन करा दिया। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी या पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद ये इस्लाम के लोग टर्की देश में चले आए जिनको तुर्क मुसलमान कहा गया। फिर इसके बाद जो है 986-87 ईस्वी में एक व्यक्ति आक्रमण करता है जिसका नाम था सुबुक्तगीन। ध्यान दीजिएगा, सुबुक्तगीन। तो जब सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करता है तो ये पहला तुर्क आक्रमणकारी था।
ये तुर्क आक्रमणकारी था। उसके बाद सुबुक्तगीन का एक पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी हमारे भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। सबसे भयंकर आक्रमण उसका कौन था? गुजरात का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद जब महमूद गजनबी चला गया तब मोहम्मद गोरी का हमारे भारत में आक्रमण हुआ। तो ये गोर पहाड़ी आपका यहाँ पर है, गोर पहाड़ी। तो गोर पहाड़ी का जो शासक था उसका नाम था मोहम्मद गोरी। तो ये जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। और 1175 ईस्वी में सीधे आक्रमण करता है गुजरात में और भीमदेव द्वारा ये पराजित हो गया। जब ये कचर दिया गया तो ये वापस भाग गया। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने ही 2 युद्ध लड़े। एक तो लड़ा तराइन का प्रथम युद्ध और एक लड़ा तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए प्रथम युद्ध में ये क्या हो गया? हार गया। लेकिन द्वितीय युद्ध में क्या हो गया? जीत गया। ये जीत गया और यहाँ पर ये क्या हो गया? हार गया। कौन? मोहम्मद गोरी। देखिए उस समय हमारे यहाँ का जो शासक था, मतलब हमारे यहाँ का जो राजपूत शासक था, उस शासक का नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे ये भाई साहब का किए थे, ये हमारे कन्नौज के शासक थे। कन्नौज के शासक जिनका नाम था जयचंद। और ये जयचंद साहब, इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था संयोगिता। और ई गए भैया पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठा लाए। लो मामला गड़बड़ है ना, संयोगिता को उठा लाए। तो जयचंद जो है सीधे, देखिए तराइन के प्रथम युद्ध जो है वो 1191 में हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। देखिए हम लोगों को दिल्ली सल्तनत पढ़ना, लेकिन उससे पहले का थोड़ा सा अगर आप इतिहास जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो भारत पे आक्रमण करने का श्रेय सबसे पहले कौन जाता है 712 ईस्वी में? मोहम्मद बिन कासिम। ये पहला अरब आक्रमणकारी था। पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन, जो 986-87 में। मोहम्मद गोरी ने 1175 में आक्रमण किया गुजरात पर और ये हार गया। उसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। पृथ्वीराज चौहान पहले में विजय हो गई और ये हार गया। दूसरे में तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। जब हार गए तो जयचंद ने मोहम्मद गोरी से कहा था कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन ये साथ नहीं दिया। तो उसी कारण जो है यहाँ पर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। और जब चंदावर का युद्ध हुआ तो भैया गोरी ने क्या किया? जयचंद को पराजित कर दिया। जयचंद को पराजित कर दिया। अब जब जयचंद को पराजित कर दिया मोहम्मद गोरी, इससे पहले 1192 ईस्वी में भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई थी। तो भारत में पहली बार इस्लाम धर्म की स्थापना कब होती है? तो 1192 ईस्वी तराइन के द्वितीय युद्ध में, जब मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हरा करके, और इसने भारत पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और जब भारत पर कब्जा कर लिया तो अब यहीं पर पहली बार हमारे भारत में इस्लाम धर्म की नींव पड़ गई। इस्लाम धर्म की नींव यहाँ पर पड़ गई। जब इस्लाम धर्म की नींव पड़ गई तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा, तो मोहम्मद गोरी के 3 विश्वासपात्र गुलाम थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम था ताजुद्दीन एल्दौज और एक का नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। ये तीनों इसके गुलाम सेनापति थे, गुलाम सेनापति थे। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ये जो मानता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मानता था। ऐबक जो था वो गुलाम वंश की स्थापना करता है, अर्थात दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चंदावर का युद्ध हुआ कब? 1194 ईस्वी में, और इसमें जयचंद बेचारे पराजित हो गए। तो इस तरह से कन्नौज भी अब किसके हाथ में आ गया? मोहम्मद गोरी के हाथ में आ गया। तो मोहम्मद गोरी का साम्राज्य क्या हुआ? बड़ा हो गया। जब मोहम्मद गोरी का साम्राज्य बड़ा हो गया तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का सर्वर डाउन हो जाता है। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो मोहम्मद गोरी ने अपने मृत्यु से पहले ही ये घोषणा कर दिया था कि हमारे ना रहने के बाद मेरा दामाद, उसको दामाद भी बना लिया था। तो उसका दामाद मतलब वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका गुलाम सेनापति भी था और उसका दामाद भी बन गया। अपनी बिटिया का ब्याह उससे कर दिया था, लड़का लड़का उसका था नहीं। तो अब क्या हुआ? उसको दामाद बना लिया और कहा कि कुतुबुद्दीन ही क्या बनेगा? शासक बनेगा। तो 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तब अब वहाँ का शासक कौन बनता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश जो था वो गुलाम वंश है। कितने राजवंश थे? 5। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और 5वां अर्थात लास्ट वाला जो था वो लोधी वंश था।
1606 से लेकर के 1206 से लेकर 1526 तक 320 वर्षों के दौरान 320 वर्षों के दौरान कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने। अर्थात अब हमारे भारत पर मुस्लिम सत्ता पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। तो आपने इसको पूरी तरह से इतना ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो ये स्क्रीनशॉट लेके अपना मैप वगैरह बना लीजिएगा। बाकी तो ये फिलहाल जो है इसका भी अलग से वीडियो बना देंगे अच्छे से आपको, ठीक। तो अब इसमें क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ गई। तो वही जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो थे वो भैया अब गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। गुलाम का एक नाम और है दास वंश, और दास वंश का एक नाम और है मामलूक वंश। मामलूक का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? मामलूक। देखिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये काजी ने इसको गजनी की बाजार से खरीदा था, और जब काजी मोहम्मद काजी की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्रों ने जो है इसको मोहम्मद गोरी के हाथों बेच दिया। देखिए पहले जो है जैसे आज मार्केट लगती है सब्जी वगैरह की, तो उस प्रकार उस समय दासों का भी जो है व्यापार हुआ करता था। लेकिन अब जो है संविधान में व्यापार पर पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? प्रतिबंध कर दिया गया है। तो दिल्ली सल्तनत के तहत कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने शासन किया। 320 वर्षों के दौरान 5 राजवंशों ने शासन किया। 5 राजवंशों ने शासन किया। अब 5 राजवंशों ने जो शासन किया उसका सबसे बेहतरीन लिख देते हैं हम, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो। अब लोग अपने गुलाब को मेंटेन करने के लिए भैया कलिए हुए तोड़ देते हैं, खिलने नहीं देते हैं। गुलाब खिले तो सुगंध लो, या गुलाब खिलकर तो तुलाकर शर्मा कर लौट गए, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। गुलाब खिले तो सुगंध लो। पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो राजवंश थे उन राजवंशों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले आप इसका क्रम याद करिए, और कौन से सन तक, कितने सन से लेके कितने सन तक। ये देखिए 2-3 बार आप पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा एकदम 100%। तो अब उसमें पहला जो राजवंश हमारा आता है पहला, तो उसका नाम है गुलाम वंश। क्या नाम है? गुलाम वंश। दूसरा खी से आता है खिलजी वंश। और तो से आता है तुगलक वंश। और सू से आता है भैया सैयद वंश। और लो से आता है यहाँ पर लोधी वंश। कितने वंश हो गए? 5। अब इसमें जो पहला वंश आपका है वो गुलाम वंश है। तो गुलाम वंश 1206 से लेकर के और 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश जो है वो 1290 से लेकर के और 1320 ईस्वी तक, और यहीं पर 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। और सैयद वंश जो था वो 14 से और 1451 तक, और वहीं पर 1451 से 1526 ईस्वी तक, ठीक 1526 ईस्वी तक कौन सा था? लोधी वंश था। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो था ये कई वर्षों तक शासन किया है। तो ये है आपका 94 वर्षों तक। ये कितना हो गया? 1206 जो है 84 वर्ष। ये आपका 84 वर्ष आ गया। 84 वर्ष तक ये है। 30 वर्ष तक ये है, 30 वर्ष तक। और तुगलक वंश जो है ये आपका है 94 वर्ष तक। पहली चीज़ तो यही जानते रहिए, 94 वर्ष तक। और ये जो है आपका
37 वर्ष तक है, और ये आपका जो है वो 75 वर्ष तक है, 75 वर्ष तक। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि सवाल यही पूछा जाता है कि वंशों का क्रम, सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से ठीक। देखिए अब देखते हैं हम लोग ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश, सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश, वही 94 वर्ष। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश 94 वर्ष तक सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश आपका तुगलक वंश है। वहीं सबसे कम समय तक शासन करने वाला खिलजी वंश है। सबसे अंतिम में कौन सा वंश है? लोधी वंश। और सबसे पहला कौन सा है आपका? गुलाम वंश। गुलाब खिले तो सुगंध लो। 320 वर्षों के दौरान 5 राजवंशों ने शासन किया। पहले स्थान पे गुलाम वंश, दूसरे स्थान पे खिलजी वंश, तीसरे स्थान पे तुगलक वंश, चौथे स्थान पे सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश। पहले का जो समय था वो 1206 से लेकर 1290 तक है। दूसरा है 1290 से 1320 तक। तीसरा आप देख रहे हैं 1320 से 1414 तक। अगला 1414 से 1451 तक और 1451 से 1526 तक। इतने समय तक शासन किया गया है। पूरे दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो 1206 से लेकर के और 1526 तक। अब सवाल ये बनता है कि किस वंश में कितने कितने शासकों ने शासन किया है। तो सवाल जो ये बनता है किस वंश में कितने कितने शासकों ने शासन किया है, तो आइए हम लोग सबसे पहले गुलाम से शुरू करते हैं। तो गुलाम वंश की अगर बात करें तो थोड़ा सा, इसमें कुल 11 शासकों ने शासन किया है। 11 शासकों ने शासन किया। ये 11 शासकों ने शासन किया। गा से गुलाम वंश, गा से 11, गा से गुलाम वंश, गा से 11, गा से गुलाम वंश, गा से 11। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश में कुल 4 शासकों ने शासन किया है। 4 शासकों ने शासन किया है खिलजी वंश में। वहीं तुगलक वंश की अगर बात करें तो यहाँ पर जो थे वो 8 शासकों ने क्या किया है? 8 शासकों ने शासन किया है। सैयद वंश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 4 शासकों ने शासन किया है। 4 शासकों ने। और अगर लोधी वंश की बात करें, लोधी वंश में, तो यहाँ पर 3 शासकों ने शासन किया है। 3 शासकों ने यहाँ पर शासन किया है। और इन 3 शासकों का नाम आता है, एक का नाम आता है बहलोल लोधी, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की। दूसरा नाम आता है सिकंदर लोधी, ये हमारे अफगान हैं भाई, भारत के। और तीसरे नंबर पे नाम आता है इब्राहिम लोधी। देखिए भाई कट तो नहीं रहा है। चलिए ये हैं आपके इब्राहिम लोधी। ठीक, तो जो इब्राहिम लोधी हमारे हैं, ये इब्राहिम लोधी ये पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक हैं। एक तो ये नाम आता है कि लोधी वंश के भी अंतिम शासक हैं, और ये जो थे ये पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक। तो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। 11 शासकों ने गुलाम वंश में। सबसे ज्यादा शासक जो थे वो किस वंश में थे? तो गुलाम वंश में थे। अब बात ये बनती, देखिए यहां से एकदम 100% सवाल पूछा जाता है। पीटी आप देने जा रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा गहराई से सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ जो सरल वाला है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और हम देखिए बहुत बड़ी बड़ी वीडियो ही नहीं बना रहे हैं, बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, और कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर देने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी से ही सारा क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 शासकों ने शासन किया। इन 11 शासकों में जो पहला शासक था
जो पहला शासक था उसका नाम है, देखिए इसमें पहला और अंतिम, पहला और अंतिम। तो जो पहला शासक है, मतलब यहाँ का जो पहला शासक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक जो है वो है क्यूमर्स, 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 ठीक। ये अंतिम शासक हैं। तो अंतिम शासक कौन है? क्यूमर्स। पहले शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक खरीदा गया दास था और इसके ये स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान था। स्वतंत्र माता पिता का मतलब लड़की का ब्याह भी ना हो, लड़का का ब्याह ना हो, दोनों से डाउनलोडिंग हो जाए और उससे बच्चा जो पैदा हो जाए उसको कहते हैं मामलुक। तो ये पूरी तरह से इसी प्रकार था, खरीदा गया व्यक्ति था और ये दास बना था, इसलिए इसको दास वंश भी कहा जाता है। ये भाई गुलाम शासक था, इसलिए गुलाम वंश कहा गया। तो इसके 3 नाम हैं गुलाम वंश के, गुलाम वंश, दास वंश और मामलूक वंश। नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का एक दास था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु जब 1206 ईस्वी में हो गई, तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पूरे सत्ता को संभाला। जो भारत का जीता हुआ क्षेत्र था, मोहम्मद गोरी ने जिसको जीता था, वहाँ का मुखिया कौन बन गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ का मुखिया बन गया। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक मुखिया बन गया तो सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। तो इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम रखा गया गुलाम वंश। अब देखिए गुलाम वंश के अंतर्गत जो है वो 3 शासक सबसे महत्वपूर्ण है। सबको हमें 11 शासकों को नहीं पढ़ना है, 3 शासकों को पढ़ना है जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला उसमें नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था तो इलवरी वंश की स्थापना किया था, और एक बलबन था जिसने बलबनी वंश की स्थापना की थी। इसी के अंतर्गत 3 राजवंश थे, कुतुबी वंश था कुतुबुद्दीन ऐबक, इलवरी वंश था तो इल्तुतमिश वो इलवरी शासक था, और एक बलबन थे जो बलबनी वंश। तो 3 वंश इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? गुलाम वंश के अंतर्गत। गुलाम वंश का जो पहला शासक था उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 में जब इसने अपनी जिम्मेदारी ले ली तो उससे पहले 1199 ईस्वी में इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव को रख दिया था, नींव को रख दिया था और उसका काम शुरू हो गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन उसको पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय है वो 1206 से लेकर के और 1210 तक, ये बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सका। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान या पोलो खेलते समय, वो जो घोड़े पर बैठ करके और एक छड़ी ले रहते हैं ना, इसे बाल को इसी से फेंकते हैं, और इस हमें लगता है फेंकने चक्कर में उलट गया, जैसे उलट गया चारों पावा इसका क्या हो गया? चित्त हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई, घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय अचानक। तो अब जो है इसका पुत्र आराम शाह था, तुर्क सरदारों ने जो है उसको बना दिया, लेकिन इसका दामाद और इसका दास था एक जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 6 महीने बाद आया और उसको हटा दिया, भाग यहाँ से हट, अब हम शासक बनेंगे। तो वो इल्तुतमिश शासक बन गया, उसने वो पहला इलवरी शासक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो पहली मस्जिद का क्या नाम है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। दूसरा इसने मस्जिद बनवाई थी 2.5 दिन में मात्र बनवाया था, इसलिए इसका नमोए पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। तो दिल्ली में पहली मस्जिद है और अजमेर में दूसरी मस्जिद है। तो दिल्ली में जो पहली मस्जिद है उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अर्थात इस्लामिक पद्धति पर निर्मित होने वाली भारत की पहली मस्जिद कौन है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऐबक का तुर्की भाषा में अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का तुर्की भाषा में अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। पहली मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान अजमेर में बनवाया, मात्र 2.5 दिन में, इसलिए उसका नाम है पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा।
1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय इसका सर्वर डाउन हो गया और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। सर्वर इसका डाउन हो गया, काम इसका खत्म हो गया। दूसरा शासक आराम शाह आता है, लेकिन वो 6 महीने तक शासक था, वो उतना योग्य नहीं था। तब तक इसका एक दास था, दामाद भी था, उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहुंचा। उस समय वो कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश का शासक था तो उस समय इल्तुतमिश कहाँ का राज्यपाल था या कहाँ का गवर्नर था, मतलब उप शासक कह सकते हैं। ठीक, तो उस समय जो है वो बदायूं का गवर्नर था। वो बदायूं से सीधे यहाँ पर आया, लाहौर गया और इनका काम सब समाप्त हो गया था, उनको हटाया और सीधे सारा सब कुछ लेकर के वो दिल्ली पहुँच गया और दिल्ली को ही पहली राजधानी बनाई। सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहले राजवंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस वंश की? गुलाम। लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने वाला, क्योंकि इसने राजधानी तो दिल्ली को बनाई नहीं थी, तो इसने जो राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? वो लाहौर को बनाई थी। लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। पहला इलवरी तुर्क शासक था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम सेनापति था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता था? मतलब ये जिसका गुलाम था वो भी किसी का गुलाम था। तो कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने क्या काम किया अभी उसको हम लोग आगे देख लेते हैं, लेकिन इसका पहले आप जो है इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद गुलाम वंश का पूरा हम चार्ट बना देते हैं और कौन कौन से शासक थे, इनकी क्या विशेषता थी, उसको आगे देख लिया जाए। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं आपको। चलिए अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि गुलाम वंश, मामलूक वंश या दास वंश 1206 से 90 तक जो 84 वर्ष तक शासन किया गया है, इसमें कुल 11 शासकों ने शासन किया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐबक की। तो अगर ऐबक की बात करें तो इसने अपनी राजधानी किसको बनवाया था? लाहौर को। लाहौर को। लेकिन वहीं पर इल्तुतमिश जो है दिल्ली को राजधानी बनाए थे। इस प्रकार दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। तो इस प्रकार दिल्ली का सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश को ही क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। आराम शाह ने 6 माह तक शासन किया था, इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो मुख्य शासक हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, एक हैं इल्तुतमिश, एक का नाम रजिया सुल्तान आ जाएगा और एक का नाम आ जाएगा गयासुद्दीन बलबन। और अंतिम जो हमारे शासक हैं वो क्यूमर्स हैं। ये क्यूमर्स जो थे ये मात्र 3 वर्षीय शासक थे। 3 वर्षीय शासक थे। 3 वर्षीय शासक का मतलब ये 3 वर्ष के थे ही नप्पुल पीने वाले थे, है ना, दुलुलुलुलु पुलुलुलु वाले थे। अब सोचिए ऐसा ऐसा आदमियों को दिल्ली का मतलब हमारे भारत का मुखिया बना दिया गया था जो खुदे पैं पैं कर रहे थे। क्यूमर्स की हत्या जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दी। रहो अब तो 3 साल के, जाओ तो हमेशा टहलो घूमो, काम इसका खत्म कर दिया। तो ये जो कुतुबी वंश है, तो कुतुबी वंश की स्थापना जो है उस किसने की थी? तो पहला इसमें आता है इसी अंतर्गत कुतुबी वंश की स्थापना। तो भैया कुतुबी वंश जो थे, कुतुबी वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन किसने की थी? ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और वहीं पर इलवरी वंश की स्थापना, इलवरी वंश तो इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने। और वहीं पर तीसरे स्थान पे एक नाम आता है बलबनी वंश। बलबनी वंश तो इसको बलबन ने की थी। बलबन ने। दिल्ली का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो लाहौर को। इसने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर को। लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? तो उसका नाम आता है इल्तुतमिश का। अगर ऐबक की हम बात करें तो ऐबक जो था उसने क्या क्या काम किया था? ऐबक का अर्थ होता है तुर्की भाषा में चंद्रमा का देवता। पहला काम इसने किया था कि दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव
लेकिन इसको पूरा नहीं कर सका। दूसरा काम इसने क्या किया, दिल्ली में ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तीसरा इसने काम किया अजमेर में, ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये भारत की पहली मस्जिद है, भारत की पहली मस्जिद है। तो भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अब वहीं पर तीसरा जो काम इसने किया था वो अजमेर में किया था, अजमेर में इसने क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। ये जो मस्जिद थी ये भारत की दूसरी मस्जिद है, इस्लामिक पद्धति पर आधारित भारत की दूसरी मस्जिद है। तो पहली मस्जिद जो बनी थी वो दिल्ली में बनी थी, दूसरी मस्जिद जो बनी थी वो अजमेर में बनी थी। ऐबक का तुर्की भाषा में अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाई, लाहौर में। अपना राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में कराया और इसी ने ही गुलाम वंश, मामलुक वंश या दास वंश की स्थापना की। यह एक खरीदा गया दास था। ये किसका गुलाम सेनापति था, तो ये जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम सेनापति था। उसके बाद क्या होता है कि 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में ऐबक चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई, जब इसकी मृत्यु हो गई कब, 1210 ईस्वी में। किसकी, ऐबक की। क्या करते समय, चौगान या पोलो खेलते समय। कहाँ से, घोड़े से गिरकर, और इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दूसरा जो शासक बना वो आराम शाह बना। आराम शाह मात्र 5-6 महीने तक शासक था। तब तक आ गया इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जब आया तो पहला काम क्या किया कि आराम शाह को ख़त्म किया कि तुम भागो, हटो यहाँ से, मैदान छोड़ के भागो, अब शहर आ गया है, तुम्हारा काम यहाँ से समाप्त हो गया है। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम सेनापति भी था, प्लस इसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश ने किया था। पहला काम इसने क्या किया कि दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने दिल्ली में रखा है उसको इसने पूरा करवा दिया। इल्तुतमिश को दिल्ली का पहला मतलब वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो कुतुबी वंश की स्थापना ऐबक ने की, इल्बरी वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने की। इसका मतलब पहला इल्बरी तुर्क शासक कौन था, इल्तुतमिश। बाद में बलबनी वंश की स्थापना कौन करते हैं, बलबन करते हैं। तो इल्तुतमिश का एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह को ये सबसे ज़्यादा मानता था और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। तो अचानक मृत्यु हो गई, अब इल्तुतमिश पगला गया, डिस्टर्ब हो गया कि ससुरा जो हमारा सबसे योग्य पुत्र था वो तो सब डिस्टर्ब हो गया, बाकी सब ससुरा एकदम बहल्ली है, कोनो मतलब नहीं है, अभी डिस्टर्ब हो गया बेचारा। तो इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद शाह की याद में दिल्ली में इसने सबसे पहले मकबरा बनवाया। उस मकबरे का नाम क्या रखा गया,
उसका मतलब उसकी के बड़े के पुत्र, जो दिल्ली में मकबरा बना वो जो है इल्तुतमिश का जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद के नाम से दिल्ली में एक मकबरा बना। उस मकबरा बनाने का श्रेय सबसे पहले हमारे भारत में किसको जाता है? तो इल्तुतमिश को। और सबसे पहले मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ऐबक ने। तो सबसे पहले मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ऐबक ने। सबसे पहले जो है अगर किसी ने मकबरा बनवाया था, मकबरा, तो मकबरा जो बनवाया था वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। उस मकबरे का नाम क्या था? उस मकबरे का नाम था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो बनवाया था वो किसकी याद में बनवाया था? अपने पुत्र, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था, इसी के समय में इसकी मृत्यु हो गई, नासिरुद्दीन महमूद शाह की याद में। तो इस प्रकार मस्जिद बनाने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? तो ऐबक को। मकबरा बनाने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? तो इल्तुतमिश को जाता है। वहीं पर किला बनाने का श्रेय अगर सबसे पहले किसी को जाता है तो उसका नाम है बलबन। बलबन ने ही भारत में सर्वप्रथम किला बनवाया था, फोर्ट्स किला बनवाया था। तो सबसे पहले भारत में किला बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो बलबन को जाता है। मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है और मस्जिद बनाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। तो इस प्रकार जो है जब इल्तुतमिश ने, अब उसका पुत्र जब मर गया तो बेचारा बड़ा ये पीड़ित होने लगा। तो अब ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा, हर प्रकार से ये पूरी तरह से डिस्टर्ब रहने लगा। फिर धीरे धीरे रुकनुद्दीन इसकी मृत्यु हुई, फिर रुकनुद्दीन शाह बना, फिर रजिया सुल्तान बनी, फिर बहराम शाह बने, फिर अलाउद्दीन मशहूद शाह बने, फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह बने, फिर गयासुद्दीन बलबन बड़ा खतरनाक आदमी था। जिस तरीके से इसका नाम था बलबन, उसी तरीके से पूरा बलबा मचाया रहता था। मतलब जब इसका मान सम्मान नहीं बढ़ता था तो ये क्या करता था, बड़ा कठोर नियम लगाया था। पहला नियम तो इसने जो है गैर इस्लामिक प्रथाओं को भारत में लेकर के आया, जिससे इस्लाम वाले और बेचारे परेशान हो गए। गैर इस्लामिक प्रथाओं, नौरोज उत्सव का सबसे पहले लाया, और सिजदा और पायबोस जैसी प्रथाएं की, लौह रक्त की नीति, अपने मारो काटो पीटो, एकदम खतरनाक अशोक की तरह था, एकदम क्रूर शासक था। उसका जब सर्वर डाउन हो गया तो कैकुबाद आ गए, फिर क्यूमर्स आ गए, बेचारे कैकुबाद के पुत्र थे क्यूमर्स, सर्वर डाउन हो गया 3 वर्ष की अवस्था में जो है ये क्या कर रहे थे, इनको शासक बना दिया गया। उधर जलालुद्दीन खिलजी देगा तो मारी इनके उड़ी गए शक से। तो क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करके और खिलजी वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ तक जो है हमने आपको जो बता दिया जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सल्तनत के पहले का इतिहास, कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, फिर दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया, किसमें कितने शासक थे, कितने वर्षों तक शासन, और कौन कौन सा वंश किस समय था। और गुलाम वंश में हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, इल्तुतमिश और बेसिक तरीके से पूरा गुलाम वंश हमने आपको बता दिया। कल वाली जो क्लास होगी वो थोड़ा सा मामलूक वंश में हल्का फुल्का चर्चा करेंगे, उसके बाद पूरा खिलजी वंश और तुगलक वंश हम करेंगे। 3 पार्ट में पूरा दिल्ली सल्तनत आपका बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए। बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ना ही आपको बहुत कम पढ़ा रहे हैं, आपको इतना लेवल पढ़ा दे रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर गुलाम वंश देखा जाए तो गुलाम वंश में कम से कम 3 वीडियो बनेगी, लेकिन पूरे दिल्ली सल्तनत में हम 3 वीडियो बनाएंगे। और वीडियो का जो समय होगा वो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, 40 मिनट के अंदर ही रहेगा। अगर देखा जाए तो 4 3 12 मतलब 100 मिनट या 120 मिनट में तीनों आपका निपट जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। यहाँ से सवाल आपके गलत नहीं होंगे। तो उम्मीद और विश्वास होगा टॉपिक आपको समझ में आएगा। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा हिम्मत अब नहीं पढ़ रही है, तो हम चाहेंगे छोटा रहे ताकि आपको याद भी करने में आसानी हो। और टेलीग्राम पे टेस्ट दे रहे होंगे तो आपके लिए और बेहतर है, उसी टॉपिक के आधार पे हम टेस्ट भी ले रहे हैं। और जो पॉलिटी की क्लास है वो इसके बाद लाइव आएगी, मतलब अब 1-2 दिन में जो है। तो जो पॉलिटी वाली है वो आपको टोटल लाइव क्लास मिल जाएगी, मतलब 15 सितंबर तक आपका पेट का जितना जीएस है सब आपको हम पूरा पढ़ा देंगे। तो उम्मीद और विश्वास होगा टॉपिक आपको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जोश और जज्बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।